नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आगे के क्लासों में आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो ये टॉपिक से यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी और भी अगर आप पढ़ते हो स्टडी करते हो पॉलिटिकल साइंस तो ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसको अभी समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये जो यूरोपियन यूनियन है वो कोई देश नहीं है। पहली चीज ये समझो, यूरोपियन यूनियन कोई देश नहीं है। यहाँ पर क्या होती है, मान लेते हैं ये ए कंट्री हो गई, ये हमारी बी कंट्री हो गई, ये हो गई हमारी सी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये तीन कंट्री है ए बी सी। इन तीनों ने क्या किया, एक ग्रुप को फॉर्म किया और उस ग्रुप का उन लोगों ने नाम रख दिया यूरोपियन यूनियन। ये इसी तरीके से जैसे एक व्हाट्सएप के अंदर हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को जोड़ते हैं और उस ग्रुप का हम एक नाम रख देते हैं। तो वही यूरोपियन यूनियन क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारी जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इंटर गवर्नमेंटल है। यानी इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है, वो होता है जहां पे वेयर टू और मोर गवर्नमेंट हो, जहां पर एक सरकार नहीं होती, कई सारी सरकारें होती है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या है कि जो ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, इन तीनों की कंट्री की जो पावर्स थी इन लोगों ने पावर दे दी है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन जो यूनियन है वो फैसले लेगा हमारे लिए, वो लेगा ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए ही फैसले लेगा। जो भी इसके मेंबर होंगे, जितनी भी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन उन सभी के लिए फैसले लेता है। तो यहाँ पर एक सरकार नहीं होती, यहाँ पे एक कंट्री की सरकार नहीं है, यहाँ पे ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है। तो यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है, इस पार्लियामेंट के अंदर वर्क करती है। मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो यूरोपियन यूनियन है एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इसके कई सारे पर्पस है यूरोपियन यूनियन को बनाने का। ये लोग आपस, इन्होंने लोगों ने क्यों ऐसा सोचा कि हम सभी लोग एक हो जाएं और एक ग्रुप बनाए और उसका नाम रखे यूरोपियन यूनियन। दस बिकॉज ऑफ ये लोग चाहते थे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो उनका, वो डेवलप अच्छे से हो सके, टेक्नोलॉजी अच्छे से अच्छी अडॉप्ट कर सके। यही कुछ रीजंस थे जिसे इन लोगों ने ग्रुप बनाना का सोचा, यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए इन लोगों ने सोचा। और भी रीजन है लेकिन ये कुछ मेन रीजंस हैं। यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए 6 कंट्रीज मेन हैं, जिन्होंने 6 कंट्रीज ने इसकी नींव रखी, फाउंडेड की थी। कौन कौन सी है वो, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है और हमारे लग्जमबर्ग है। ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया था। एग्जाम में पूछेगा तो आप ये कंट्रीज का नाम दे सकते हैं। अगर यूरोपियन के अंदर अभी हम करंट की बात करें तो 27 कंट्रीज अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर इन्वॉल्व है। ये डेटा है 31 जन 2020 का। अभी आप चेक कर सकते हो, अगर आप वीडियो को बहुत 2-3 साल बाद देखते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो कि अभी कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, मैनी ऑफ यूरोप लीडर ग्रैपल्ड शुड दे स्टार्ट ओल्ड राइवलरीज और फॉरगेट ऑल द थिंग्स एंड स्टार्ट फ्रॉम न्यू। दरअसल क्या हुआ कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो जो यूरोप के जो लीडर्स थे वो लोग ये सोच रहे थे कि क्या उनको पुरानी जो दुश्मनी है, जिस भी कंट्री से उनकी दुश्मनी चल रही है, उसको दोबारा आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उनको सब चीज भूल जाना चाहिए और सब कुछ भूल भाल के एक नए सिरे से शुरू करना चाहिए कि चलो तुमने हमारे साथ जो भी कुछ किया हम भूल जाते हैं, अब एक नए सिरे से शुरू करते हैं, हम नए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आखिर का सवाल उठता है कि वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे थे, क्या रीजन था। इसका रीजन साफ साफ ये था कि टिल 1945 यूरोपियन स्टेट्स फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। दरअसल क्या हुआ था कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या हुआ था कि वो वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे।
वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से उनका जो सारा रिसोर्सेस है, जो सारा पैसा है, वो वॉर के अंदर ही खत्म हो गया है। अब इसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, यानी उनको वहां पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, वहां पे खाने पीने, टेक्नोलॉजीज, पूरी तरीके से सब अर्थव्यवस्था जो उनकी इकोनॉमी थी पूरी तरीके से खराब हो गई। ऑल अजप्शन एंड स्ट्रक्चर्स वर रून्ड, यानी जो भी उनकी अजप्शंस थे, जो भी उनकी मान्यताएं थी, जो भी उनका स्ट्रक्चर, जो भी उनका सिस्टम था कि यूरोप या यूरोप के स्टेट इस तरीके से वर्क करेंगे, इस तरीके से रन करेंगे, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, उनका पूरी तरीके से सिस्टम खराब हो गया था। बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर ऑल द यूरोपियन स्टेट स्टार्ट कनेक्टिंग। अब यहाँ पे एक जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो कोल्ड वॉर की वजह से दोबारा एक होने स्टार्ट हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि जो अमेरिका है और जो यूएसएसआर है, ये जो यूरोप के स्टेट्स है उनको आपस में करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका भी यूरोप के स्टेट्स को अपने अंडर में करने की कोशिश कर रहा था, यूएसएसआर भी यूरोप के स्टेट्स को अपने ग्रुप में, अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इसकी वजह से जो यूरोपियन स्टेट्स है वो अगेन एक होना स्टार्ट हुए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प, कि अमेरिका ने हेल्प की जो यूरोप की इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रही थी, इसके लिए अमेरिका आगे आया, उसने इनको फाइनेंशियल हेल्प करी। रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी, उनकी जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको रिवाइव, उसको हेल्प की, उसको दोबारा से जीवित करने के लिए हेल्प की। अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान, इसी को ही मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। यानी अमेरिका ने जो हेल्प की, फाइनेंशियल जो हेल्प की यूरोप की कंट्री को दोबारा से खड़ा करने के लिए, उसी प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। दरअसल जो जिन्होंने मार्शल प्लान बनाया था उन्हीं के नाम पर ही ये दे दिया गया, जो मार्शल प्लान, जो मार्शल एक्चुअली में पर्सन है और इन्होंने मार्शल प्लान बनाया था, तो इसी वजह से इनके नाम पर ही मार्शल प्लान दे दिया गया। हालांकि पूछा नहीं जाता। द यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो। दरअसल क्या हुआ, यूएस ने क्या किया है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। दरअसल ये कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि नाटो के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है 12 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक भी कंट्रीज को पर हमला करते हो, एक भी कंट्री पर अगर आप हमला करते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि उन सभी जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं नाटो के अंदर, उन सब पे हमला किया गया है और वो सारी कंट्रीज मिलकर फिर जिस भी देश ने हमला किया होगा उस पर वो अटैक करेंगे। इसी को ही न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अंडर द मार्शल प्लान, फिर से अगेन मार्शल प्लान की बात उठी है। कहा जाता है कि अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी OEEC was established in 1948 to channel aid to the West European state। दरअसल क्या हुआ, मार्शल प्लान जो बनाया गया था उसी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी OEEC को फॉर्म किया गया था। इसके अंदर क्या फॉर्म किया गया था कि मार्शल प्लान के तहत जितने भी इस OEEC के मेंबर्स होंगे उनको अमेरिका हेल्प करेगा, इकोनॉमिक हेल्प करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। पूछा जाता है OEEC कब स्टैब्लिश किया गया, तो आप बता सकते हो 1948 में। टू चैनल एड टू द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट, यानी जो यूरोप के स्टेट्स हैं, जो यूरोप की कंट्रीज है, उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया था। OEEC मैनी कंट्रीज हेल्प ईच अदर। बाद में क्या हुआ, जो OEEC के जितने भी मेंबर्स थे इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ट्रेड से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। यानी बाद में, पहले तो इनको अमेरिका हेल्प कर रहा था, फिर इन्होंने ग्रुप बनाया OEEC, तो OEEC के जो भी मेंबर्स थे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो ट्रेड हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके की हेल्प उन लोगों ने स्टार्ट करना कर दिया। इट बिकेम अ फोरम where the Western European states began to cooperate on trade and economy। वही बात कही गई है कि एक तरीके से फोरम बन गया जहां पे जो यूरोपियन स्टेट्स है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं OEEC के अंदर। अभी फोरम क्या होता है, फोरम होता है एक मीटिंग होती है और मीडियम वेयर आइडियाज एंड व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर इशू कैन बी एक्सचेंज। एक मीटिंग होती है
ये एक मीडियम होता है जहां पे मेंबर्स आते हैं, अपने आइडियाज बताते हैं, फिर ट्रेड से रिलेटेड या कोई इशू हो उससे रिलेटेड वो उन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। द काउंसिल ऑफ यूरोप established in 1949 was another step forward in political cooperation। दरअसल क्या हुआ कि द काउंसिल ऑफ यूरोप की स्टैब्लिश किया गया था, ये भी कब किया गया था, 1949 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉपरेशन, जिसकी वजह से ये लोग अब पॉलिटिकली एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। अब ये पॉलिटिकली सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं जो भी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है ये आपस में एक दूसरे को मिलिट्री अगर हेल्प चाहिए होती है तो वो देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई इनको टॉपिक है, जैसे मान लो इनके पड़ोसी देश से लड़ाई झगड़े चल रहा है तो ये लोग आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि बार बार जाके लड़ाई झगड़े पे आ जाए, नहीं, ये लोग आपस में बात के बैठते हैं। अलग कंट्रीज और भी जो देश होते हैं वो आपस में इन दोनों के सामने रखती है और इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करती है कि सब चीज अच्छे से सुलझ जाए। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इकोनॉमिक हेल्प पे और पॉलिटिकल हेल्प पे। देखो इकोनॉमिक हेल्प वो होती है अगर कहा जाए कि रशिया है उसने इंडिया को पॉलिटिकल हेल्प की या फिर रशिया ने इकोनॉमिक हेल्प की, तो इकोनॉमिक हेल्प का मतलब है कि उसने हमें या फिर मनी में उसने हमें कुछ दिया है, पैसे वैसे उसने हमें दिए हैं, या उसने कुछ ट्रेड में हमारी हेल्प की है, ये होता है इकोनॉमिक हेल्प। अगर हम कहते हैं कि भाई रशिया ने हमें मिलिट्री हेल्प दी है तो हो सकता है कि उसने अपनी सेना हमें भेजी हो, या हो सकता है कि उसने अपने कुछ वेपन्स हमें दिए हो, या फिर किसी भी टॉपिक पे उसने हमें इंटरनेशनली सपोर्ट किया हो, तो ऐसी भी चीजें हो सकती है। हालांकि और भी पॉलिटिकल सपोर्ट में और इकोनॉमिक सपोर्ट में, इकोनॉमिक हेल्प में और भी चीजें आती है, लेकिन इतना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत समझने के लिए काफी है। अब होता है काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है। दरअसल काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो यूरोपीय यूनियन है इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं। तो मान लेते हैं ये ए कंट्री हो गई, ये बी कंट्री हो गई, ये सी कंट्री हो गई। इनके मेंबर्स इस पार्लियामेंट के अंदर, इस काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर चुने जाते हैं। ये बी के भी मेंबर्स आएंगे और सी के भी मेंबर्स आएंगे। ये तीनों कंट्री हैं ए बी सी, इस कंट्री के मेंबर्स, बी कंट्री के मेंबर्स और सी कंट्रीज के मेंबर्स आएंगे, और ये तीनों ही जो मेंबर्स होंगे ये रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी बनाएंगे। जो भी ये रूल्स एंड पॉलिसी बनाएंगे वो जो भी इसके मेंबर्स हैं ए बी सी उन सभी को मानना पड़ेगा, ये होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमें पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। दरअसल क्या हुआ, धीरे धीरे पहले इनकी जो इकोनॉमी थी वो अलग थी, यानी ये स्टेट है, ये स्टेट है, इसकी इकोनॉमी अलग है, इसकी इकोनॉमी अलग है। देन इन लोगों ने क्या किया, जो यूरोप के स्टेट्स हैं इन्होंने अपनी इकोनॉमी को साथ में जोड़ने का फैसला किया, और धीरे धीरे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जोड़ना, एक दूसरे की कंट्री से जोड़ना स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म्ड इन 1957, जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म हुई। ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या करती है कि देश को, इस देश को और इस देश की अगर ये लोग जुड़ना चाहते हैं तो इनको जोड़ने में ये हेल्प करता है यूरोपियन स्टेट्स में। दिस प्रोग्रेस अक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन, और ये जो प्रोग्रेस है उसने पॉलिटिकल डायमेंशन ले लिया विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी अभी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हो गया। एक पॉलिटिकल डायमेंशन उसने तब ले लिया जब यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट बना दिया गया। अब यूरोपियन पार्लियामेंट का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर काम होता है कि रूल्स बनाना, फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, यानी हमें जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे यूरोपियन यूनियन के, वो लोग किस कंट्री से उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर मान लेते हैं ये हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट है, इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अगेन वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ये ए कंट्री हो गई, ये बी कंट्री हो गई, ये सी, ये डी, जितने भी मेंबर्स हों। द फॉल ऑफ सोवियत ब्लॉक put together Europe on a fast track and resulted in the formation of European Union in 1992। दरअसल क्या हुआ, जब हमारा जो सोवियत ब्लॉक टूटा, यानी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, टूट गया, तो
यूरोपियन यूनियन बनने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई, यानी यूरोपियन यूनियन में लोगों जो कंट्रीज है वो और जल्दी जल्दी फॉर्म होने लगे, प्रोग्रेस और बढ़ने लगा। फाइनली यूरोपियन यूनियन बन गया इन 1992। एक्चुअल में अगर डेट पूछा जाए तो 1 नवंबर 1993 इसका डेट है। गूगल पे जाओगे तो आपको यही मिलेगी, आप विकिपीडिया पे जाओगे तो भी आपको यही डेट मिलेगी कि यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म हुआ था, 1 नवंबर 1993 को फॉर्म हुआ। हालांकि इसकी जो प्रोसेस है बहुत ही लंबे समय से, काफी सालों से चल रही थी। फाइनली 1 नवंबर 1993 को फॉर्म हुआ, यानी अलग अलग कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को जोड़ लिया। ये सारे लोग आपस में एक हो गए, देश अलग ही है लेकिन अपना एक इन लोगों ने ग्रुप बना लिया। द फाउंडेशन ले डाउन कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो जब इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को फॉर्म किया, इसकी वजह से रिजल्ट ये निकला कि जो इनकी जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो गई कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होंगे वो ये इस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखना है, इस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखना है, इस कंट्री के कैसा रिलेशन रखना है, ये लोग सबका रिलेशन लगभग एक जैसा ही होगा। अगर हम इस कंट्री से बात नहीं करते तो कोई और भी उसके मेंबर उस कंट्री से बात ना करे, ऐसा। सिक्योरिटी पॉलिसी उनकी एक जैसी हो गई। इन लोगों ने कॉपरेशन किया, यानी एक दूसरे की सहयोग किया, जैसे कि जस्टिस सिस्टम हो, होम अफेयर्स हो। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की जो आपस में जो मेंबर्स है ये लोग सपोर्ट करने लगे। सिंगल करेंसी को इन्होंने बढ़ावा दिया कि हम अगर मेंबर हैं, हम लोग एक ही हैं, तो हम क्यों ना अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती है उसको खत्म करके, उसको अबॉलिश करके हम एक ही करेंसी को क्यों नहीं चलाते हैं। वो करेंसी थी यूरो। द यूएस हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज नेशन स्टेट। और फिर जो ईयू है वो एक तरीके से एक्ट करने लगा एक ऐसे ही नेशन स्टेट की तरह। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट जैसे कि इंडिया है और इसके कैपिटल्स हैं, जैसे हमारे देखा जाएगा जो इंडिया है उसके जो स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर हमारा पंजाब हो गया। तो ये इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी वर्क करने लगा, यानी यूरोपियन यूनियन एक देश और जो इसके जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज इसकी मेंबर्स है वो एक तरीके का स्टेट। एक्चुअल में है नहीं पर एज अ एक्ट वो करने लगे। दे ट्राई टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों ने अपना एक संविधान बनाने की भी कोशिश की, जितने भी उनके मेंबर्स थे, कि हम सभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हो, फॉर ऑल, बट फेल्ड। दे हैव फ्लैग, एंथम एंड करेंसी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, लेकिन उनका एक फ्लैग है, उनका एक एंथम है और उनकी एक करेंसी है जो कि है यूरो। देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन पाथ ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर मेकिंग। देखो ये जो बनाना है ये इतना आसान नहीं था यूरोपियन यूनियन को बनाना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। यूरोपियन यूनियन की बस चुटकी बजाए यूरोपियन यूनियन बन गया। यूरोपियन यूनियन को बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ही लंबे समय लगा, लेकिन फाइनली यूरोपियन यूनियन बन के तैयार हो गया। आगे हम इसके बारे में और बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।